अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, एज़ोस्पर्मिया और आज बिलखसूस मैं एक ऐसे टाइप के एज़ोस्पर्मिया पर बात करूँगा कि जिसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्लिनिकली भी हमने देखा है कि इन मरीज़ों को अगर प्रॉपर मियाज़मेटिक रेमेडीज़ दी जाएँ, उनकी जो वजूहात हैं एज़ोस्पर्मिया के उसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो मरीज़ बहुत कम टाइम में ठीक हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के बारे में भी बताऊंगा। वैसे इस पर मैंने अपने पहली वीडियो, जो मेरे चैनल की पहली वीडियो है एज़ोस्पर्मिया पर, उस पर मैंने इन डिटेल ये बात की भी है, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल इस एक सेगमेंट को लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के, और साथ में होम्योपैथिक का क्या रोल है ऐसे टाइप के एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर, एज़ोस्पर्मिया की दो मेजर अक़साम हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव और एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसको मैं आपके लिए सलीस से एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको समझ जाएं। एक टैंकी है, उसमें पानी है, वहां से एक पाइप आया हुआ है आपके घर तक, ठीक है। अब टैंकी में पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके घर की तरफ जो पाइप आया हुआ है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो पाइप मुड़ी हुई है, वो पाइप बंद है, तो आपके घर में वो पानी नहीं आएगा। इसको आप ले लें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, यानी स्पर्म टेस्टिस में बन रहे हैं, लेकिन जो इसका पाथवे है उस पाथवे में कहीं, यानी जो रास्ता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक जो रास्ता है उसमें बंदिश है, तो इसको आप ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कह सकते हैं। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होती है उसमें आप ये समझ लें कि टैंकी में पानी ही नहीं है, तो जब पानी नहीं है, रास्ता साफ है लेकिन पानी है नहीं, तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक सलीस सी एग्जांपल है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आते, और एजैकुलेशन के बाद आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट बताती है कि आपके अंदर औलाद पैदा करने वाले जरासीम नहीं है। व्यूअर, इसकी काजेशन में अगर आप देखें कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की काजेशन क्या है, तो सबसे पहले तो जो डक्ट होती है इसमें कोई टाइड, यानी उसमें कोई घेरा सी पड़ जाती है। ये उन लोगों में भी करते हैं डॉक्टर्स जो औलाद और नहीं चाहते, जिसे विजेक्टोमी कहते हैं, यानी इस डक्ट को, इस पाइप को वो बंद कर देते हैं, या किसी वजह से ये पाइप बंद होता है। तो ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी ये ब्लॉकेज जो है। इसके बाद जो तीसरी किस्म है उसमें आ जाती है कंजेनिटल कंडीशन, या इसको जेनेटिकली म्यूटेटेड प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं। कंजेनिटल कंडीशन वो होती है जैसे CABVD जो है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द वॉस डेफरेंस, यानी इनमें वॉस डेफरेंस जो होता है वो पैदाइशी तौर पर होता ही नहीं है, और इसकी जो मतलब वजह है या एसोसिएशन है वो यही है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन भी एक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है कि म्यूटेशन की वजह से ये हो जाता है, यानी वॉस डिफरेंस मौजूद ही नहीं हो सकता। न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, किसी स्पाइन इंजरी हो गई, गिर गया, कमर के निचले मोहरों पर चोट पड़ गई है, शुगर है, या कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से उसके जो नर्व्स हैं जो जेनेटिलिया की तरफ आए हैं वो डैमेज हो जाए, तो ये भी एक कॉजेशन है कि जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो जाता है।
व्यूअर्स, एजोस्पर्मिया के लिए अगर किसी भी कंपनी ने कोई भी ऐसी तैयार शुदा रेमेडीज बनाई हुई हैं कि ये एजोस्पर्मिया में काम करती हैं, तो ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि एजोस्पर्मिया के केसेस हम गुज़िश्ता 22-25 साल से देख रहे हैं और हर मरीज की एक अपना मायाज़मेटिक नेचर होता है, यानी उसका मायाज़म जुदा होता है। उसके अलावा उसकी जो काजेशन होती है वो जुदा होती है, उसके अलावा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो जुदा होती है। तो हम हर मरीज को इंडिविजुअल केस के तौर पर लेते हैं। ये नहीं है कि ये दवाई जो है ये एजोस्पर्मिया के लिए है। तो उस केस को होम्योपैथिक में हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि उनके जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीट हों। एजोस्पर्मिया में हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, सीमन एनालिसिस, इसके अलावा हार्मोन लेवल के टेस्ट होते हैं ब्लड से, LH, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा स्क्रूटम का जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ज़रूरी होता है। और चौथे नंबर पर बायोप्सी। लेकिन अगर किसी के पास ये पहले 3 डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं तो वो अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। क्योंकि बायोप्सी लेवल पर जब हम बात ले जाते हैं तो तकरीबन ऐसा ही स्टेज होता है कि हमें इनिशियली जो कॉजेशन होती है उसमें कोई रिजल्ट आता नहीं है, जिसकी वजह से फिर हम आगे उस पर जाते हैं बायोप्सी पर। क्योंकि बायोप्सी में फिर आपको मालूम हो जाता है कि ये सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है और इसके जॉनसन के स्कोर क्या हैं, 2 है, 4 है, 5 है। तो ये एक अलग बहस हो जाएगी, इस पर कभी फिर बात करेंगे। सर्टोली सेल ओनली पर भी मेरी वीडियो है। और जो लोग मर्दाना बांझपन के शिकार हैं तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि मेरे चैनल पर, अलसेफ होमियो के चैनल पर आपको मेन सेक्सुअल हेल्थ के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में जितने भी पॉसिबल हुए हैं, एजोस्पर्मिया, स्टीनोस्पर्मिया, टेराइटोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, क्रिप्टोजोस्पर्मिया, पस सेल इन सीमन, तो इन तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ एड्रेस भी किया है और उस पर मेरी वीडियोस भी हैं। तो आप उधर जाएं और अपने तमाम सवालात का जवाब आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने उसमें ना दिया हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब इस पर भी कोई वीडियो हमें बना कर दें। तो इन लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफर है और हमारे क्लिनिक की जो सक्सेस रेट है वो 70% से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। तो इन्हीं लोगों की हमने केस हिस्ट्री ली है, उनका मयाज़म नोट किया, उनकी कॉजेशन नोट की है और यही हमारा स्कूल ऑफ थॉट होता है कि कॉजेशन को ख़त्म कर दें, मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।